हेलो एवरीवन, आप सभी को का डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने चैनल में अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि ध्यान है, मैंने ये चैनल शुरुआत किया था कि वैसे बच्चे जो क्लास नहीं कर पाते हैं उनको एक मोटिवेशनल क्लास मिले और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है सारा टॉपिक कवर हो। मैं प्रयास कर रहा हूँ इस बार से कि मैं जो अपकमिंग वैकेंसी जो आती है, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर नॉन अदर देन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की जो वैकेंसी है, मैं उसको भी कवर अप करूँ और ऑथेंटिक जो जानकारी है मैं वो भी दूँ। तो आज का जो लेक्चर होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम है पेपर चैप्टर का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है ये बेसिकली, अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो डिसोल्यूशंस होते हैं समापन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिसोल्यूशंस दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। दो पार्ट में, अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करें डिसोल्यूशंस की, है ना, डिसोल्यूशंस का जो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप के बिजनेस में, तो डिसोल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो पार्ट है, पहला पार्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहला पार्ट क्या है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा पार्ट यदि मैं बात करूं तो मैं इसको बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। देखिए दोनों ना बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, ये अलग कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। मैं इसको एक और नाम से जानता हूं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मैं ये भी नाम से जो है मैं इसको जानता हूं, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सर आप मेरे को बताओ कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ये दोनों के बीच में बेसिकली जो है वो क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो वन बाय वन करके देखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम किसको बोलते हैं, पहले ये यदि मैं बात करूं, मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो एक एग्जांपल से समझो। जैसे ए है, बी है और सी है। ये तीनों ना पार्टनर्स थे, ये तीनों पार्टनर थे एक फॉर्म में, और ये लोगों का रेशियो जो है 3:2:1 का रेशियो है। तो 3:2:1 का ये लोगों का PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नाउ ही डिसाइड कि ये लोगों ने आपस में सहमति से ये डिसाइड किया कि भैया देखो ऐसा है, मैं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट होगा, मैं जो है मैं अपना रेशियो चेंज करूंगा और हम लोग चलो आपस में इक्वल रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे। मतलब पहले जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को ABC जो है वो 3:2:1 के रेशियो में बांटता था। अब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को 1:1 में बांटेगा, इक्वल बांटेगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन PSR। ये होता है क्या चीज? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं, तो एग्जांपल नंबर 2 मान लेते हो ए और बी पार्टनर है एक फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या हुआ ना, एक व्यक्ति सी जो है वो एडमिट कर गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसको हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं। तो पार्टनर्स जो है वो क्या कर गया? एडमिट कर गया है एक पुराने फॉर्म में। पहले से कौन चलाते आ रहा था फॉर्म? ए और बी। बाद में कौन ज्वाइन किया? सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी बिकम्स अ न्यू पार्टनर ऑफ दिस एग्जिस्टिंग फॉर्म। तीसरा एग्जांपल इसी तरह से बन सकता है इसका कि सर ऐसा है ना कि पहले से पार्टनर थे ए, बी और सी, है ना। सी व्यक्ति जो है वो क्या कर गया? फ्यूचर में रिटायर कर गया।
तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हम इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नाम से जानते हैं। अच्छा, यदि हम इसके बाद की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4, तो रिटायरमेंट के ही इक्विवेलेंट में हो सकता है ए बी सी है, और यहाँ पे बी जो है वो क्या कर गया, डेथ कर गया, बी जो है वो डाई कर गया, डेथ कर गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एग्जाम्पल को डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये हमने क्लास 12th में इस चीज के बारे में चर्चा कर रखा है ऑलरेडी। हमने पहले ही जो है पार्टनरशिप के केस में हमने जो है ये चारों पार्ट जो है मैंने पार्टनरशिप में पढ़ रखा है क्लास 12th में, ठीक है। तो देखो एक बात मैं बता रहा हूं, एकदम कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। ये चारों जो एग्जाम्पल थे, ये चारों एग्जाम्पल जो मैंने दिया, ये एग्जाम्पल क्या थे कि एक शॉर्टेन पीरियड में हमारा फॉर्म जो है वो यहाँ पे कमेंसुरेट है, स्टार्ट हुआ था। फॉर्म जो है हमारा स्टार्ट हुआ था, चल रहा था, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल आया फॉर्म में, और यहाँ पे इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चेंज हो गए। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। और जब ये चेंज हुआ रूल रेगुलेशंस, तो चेंज होने के बाद यहाँ पे फिर से फॉर्म जो है वो कंटिन्यू किया। फॉर्म क्या किया, कंटिन्यू किया, फॉर्म खत्म नहीं हुआ। तो इसका कहने का मतलब जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था पुराना, यहाँ पे जो एग्रीमेंट था, यहाँ पे जो एग्रीमेंट था पार्टनरशिप का, ये एग्रीमेंट जो है वो बदल करके नया एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। आई बात समझ में। अगर हमारा या रिक्विजिशंस ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का हम क्या कर रहे हैं, रिक्विजिशंस कर रहे हैं, हम अल्टरेशंस कर रहे हैं, और हम फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे। आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होगा, आपका एडमिशंस ऑफ पार्टनर होगा, आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा, और आपका डेथ ऑफ पार्टनर होगा, ठीक है। तो अच्छा, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप भी है एक कॉन्सेप्ट कि एक एग्जांपल में और अगर दे दूं, यहाँ पे एग्जांपल जो है कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन ये एग्जांपल जो है ना, ये एग्जांपल यहाँ पे इसलिए फिट नहीं बैठता है क्योंकि फॉर्म को यहाँ पे डिसॉल्व करना पड़ता है। अगर आपके मन में लग रहा होगा सर एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, तो नहीं, ये एग्जांपल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म को डिसॉल्व करके नया तरीके से नया एक्ट लागू हो जाता है। यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो रेगुलेशंस एक्ट है 1932 का, और जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है तो ये रेगुलेशन एक्ट फॉलो करती है 2013 कंपनीज एक्ट, है ना। तो 2013 कंपनीज एक्ट जो है वो अलग चीज है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अलग है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं डिसोल्यूशंस ऑफ फॉर्म का या डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप का, तो चलिए देखते हैं। इसको नोट डाउन करने के लिए आप या तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे, या तो फिर आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ऐसे लिखते भी जाते हैं ना बच्चे, तो उससे भी आपका कवर होता चला जाएगा, है ना। चलिए, तो अब मैं चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा सा एक टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशंस ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशंस ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशंस ऑफ फॉर्म में ना यहां पे 3 तरह से फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। हम कभी भी जब बात करते हैं डिसोल्यूशंस का, तो फॉर्म को जो है वो 3 तरीके से फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है ना। 3 तरीके से फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। कैसे कैसे? पहला है डिसोल्यूशंस ऑफ फॉर्म बाय म्यूचुअल कंसेंट। हमने फॉर्म को क्या किया? म्यूचुअल कंसेंट, आपस के सहमति से डिसॉल्व किया।
दूसरा है बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। हमारा पार्टनर जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। वन बाय वन करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। और तीसरा है बाय सेल ऑफ फॉर्म। यही हुआ सेल ऑफ फॉर्म, मतलब यही हुआ कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट जो है हमारा डिसोल्यूशंस का ही है। आइदर हम म्यूचुअल कंसेंट की बात करें, आइदर हम इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की बात करें, या फिर हम सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, या हम कन्वर्जन की बात करें। तो वन बाय वन करके अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे पहला बात आया मेरा बाय म्यूचुअल कंसेंट। यदि फॉर्म जो है हम डिसॉल्व जो कर रहे हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं, आपस के सम्मति से कर रहे हैं, तो क्या होता है समझ लो। यहां पे एग्जांपल से, है ना, मान लेते हो दो पार्टनर था, ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी जो है ये पार्टनर्स है, ये दोनों पार्टनर है। और इसलिए मैं एक एग्जांपल से बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे इस लोगों ने, दोनों ने, ये 2021 वर्ष था, यहाँ पे स्टार्ट किया था एक बिजनेस, स्टार्ट ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म स्टार्ट किया था। 2022 में जो है ये लोगों को प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है, कंटिन्यू करेगा बिजनेस। 2023 में जो है लॉस हो गया, फिर से 2024 में जो है फिर लॉस हो गया, फिर से 2025 में, ये मार्च की बात हो रही है, 2025 में फिर से लॉस हो गया। लगातार 3 साल जो है ये लोगों के पार्टनरशिप फॉर्म में लगातार 3 वर्ष जो है वो लॉस होते जा रहा है, नुकसान होते जा रहा है। तो अब बताना, क्या ये लोग ने 26 में, 2026 जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्या 2026 में ये अपना बिजनेस को कंटिन्यू करना पसंद करेगा? क्योंकि लगातार 3 बार लॉस हो रहा है, 3 साल से लगातार लॉस हो रहा है। तो ये लोग चाहेगा कि भाई देखो ऐसा है कि हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो दोनों ने एक आपस में एक मीटिंग बुलाई, दोनों एक साथ में बैठा और क्या डिसीजन लिया कि भैया हम फॉर्म को चलो बंद करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनर जो है, पार्टनर्स कॉल अ मीटिंग, पार्टनर्स कॉल एक मीटिंग, एक मीटिंग बुलाती है, आपस में टेलीफोनिक बात कर लेगा, चलेगा, मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं कि मीटिंग बुलाना है। क्योंकि मीटिंग की बात जब करते हैं ना तो फिर कंपनीज एक्ट याद आ जाता है कि सर वहाँ पे 3 तरह के मीटिंग होते हैं, जनरल मीटिंग, स्टडी मीटिंग, जनरल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग, स्टडी मीटिंग आपका, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड मीटिंग अलग होते हैं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे मीटिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ कि भाई आपस में सहमति के लिए बुलाया, बैठा, ठीक है, ये वो मीटिंग नहीं है जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। और इस मीटिंग में इसने डिसीजन लिया कि भाई देखो ऐसा है, डिसीजन टू डिसॉल्व, कि हम जो है फॉर्म को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं क्योंकि फॉर्म लगातार जो है नुकसान दे रहा है, तो हम फॉर्म को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिसोल्यूशन हो गया बाय म्यूचुअल कंसेंट में। इज इट क्लियर? अच्छा, 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट यदि हम देखते हैं, सेकेंड कॉन्सेप्ट है बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, है ना। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे ना, इंसॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंट, मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट कहने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं हम। मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, पहले ये समझ लें। जैसे हम मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट समझेंगे हमको इंसॉल्वेंसी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो व्हेन, जब किसी भी व्यक्ति का लायबिलिटीज जो दायित्व ये एक्सेस हो जाए एसेट से, उसके संपत्ति से, तो वो जो पर्सन है वो पर्सन क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट कहलाता है। क्योंकि होता क्या है ना, यदि मान लेते हो 10,000 रुपया है, हमको किसी को देना है, मेरे पास सक्षम नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं 6,000 ही दे पा रहा हूं, मतलब हमारे को देना कितना था 10,000, लेकिन मैं दे कितना पा रहा हूं 6,000,
तो ना यहाँ पे बाकी का डेफिशिएंसी कितने का हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, डेफिशिएंसी कहने का मतलब शॉर्टेज जो हो रहा है वो 4000 का हो रहा है। जब 4000 का शॉर्टेज होगा तो स्वतः जो है यह व्यक्ति अपने आप को क्या बोलेगा कि देखो भाई आई एम नॉट कैपेबल टू पे योर डेब्ट अमाउंट, सो मैं ये अब कोर्ट में जाके अपील करता हूं कि भैया मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। इंसॉल्वेंसी का एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए वो जो है ना लायबिलिटीज पेमेंट करने से वो माफ हो जाता है उसको, मतलब वो जो है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको लायबिलिटीज को पैसा देना है, लायबिलिटी मेरे होल्डर्स क्रेडिटर्स को या फिर वेंडर्स को जो पैसा देना है वो देने से हम ये हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हमें वो छूट मिल जाती है, डिस्काउंट ये हो जाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के केस में आता है। तो हमने देखा यहाँ पे इंसॉल्वेंसी और पार्टनर में, इंसॉल्वेंसी और पार्टनर में तीन तरह से इंसॉल्वेंट होता है लोग, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में, और वो तीनों पार्ट हमें पढ़ना है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का 3 पार्ट होते हैं और 3 के तीनों पार्ट हमें पढ़ने हैं। पहला है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, कोई एक व्यक्ति जो है वो यदि इंसॉल्वेंट हो जाए तब क्या करेंगे हम। दूसरा है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ मोर देन टू और मोर पार्टनर्स, 2 या 2 से अधिक पार्टनर, 2 या मोर देन पार्टनर, ठीक है। और लास्ट है आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। जितने फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं, 2 है तो दोनों इंसॉल्वेंट कर गया, 3 है तो तीनों इंसॉल्वेंट कर गया, 4 है तो चारों इंसॉल्वेंट कर गया। यदि एक बात मैं बता दूं, यहां पे यदि 3 व्यक्ति हैं और 3 के तीनों इंसॉल्वेंट कर जा रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं 2 के दोनों इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं, 4 है तो 4 के चारों इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं, तो यहां पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। फॉर्म जो है उसको अनिवार्य रूप से ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको फॉर्म को अब क्या करना है, डिसॉल्व करना है, फॉर्म को हमें बंद करना है। रीजन ये है क्योंकि पार्टनरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टनर मस्ट बी मेजर, पार्टनर मेजर होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टनर मेजर होने चाहिए, माइनर रख सकते हैं लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा। दूसरा जो है वो पार्टनर जो है वो सॉल्वेंट होने चाहिए, जिसका एसेट्स जो है वो लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट कोई बचा नहीं, सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर कहता क्या है समझोगे, जैसे अगर 3 पार्टनर है, ए बी सी है, सी इंसॉल्वेंट कर गया है ना, सी इंसॉल्वेंट कर गया, तो इस केस में ए और बी जो बचेगा वो पार्टनरशिप को फॉर्म को कंटिन्यू कर भी सकता है या फॉर्म को कंटिन्यू नहीं भी कर सकता। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये फॉर्म को डिसॉल्व, ये ऑप्शनल है, ये बेटा क्या है, ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज कि मैंडेटरी नहीं है ये फॉर्म को डिसॉल्व करना। अगर ए बी चाहता है कि हाँ ठीक है फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे तो देन गो अहेड, ठीक है, ये कंपनी आगे बढ़ाएगा, सॉरी फॉर्म आगे बढ़ाएगा। अच्छा इसमें क्या है, इसमें कंपलसरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है। कैसे, अगर मान ले तो 3 पार्टनर है, ए है बी है सी है, दोनों इंसॉल्वेंट कर गया ए और बी, तो क्या सिंगल, अच्छा इसमें भी कंपलसरी तब हो सकता है जैसे ए और बी 2 ही पार्टनर है और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर अकेला व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस तो एटलीस्ट कम से कम प्रमोट नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्म का, है ना। अच्छा इंसॉल्वेंसी ऑफ 1 और 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स में क्या है कि यदि आप इस केस में, ये कंपलसरी ऑप्शन है। अच्छा अगर 4 पार्टनर है तो 4 में 2 इंसॉल्वेंट कर रहा है तो ऑप्शनल है, अगर 4 में 3 इंसॉल्वेंट कर रहा है तो कंपलसरी। ये समझने वाली बात है, ठीक है, इसके पीछे में बहुत ज्यादा तर्क नहीं दूंगा, ये समझने वाली बात है कि यदि सिंगल पार्टनर बच रहा है आपके फॉर्म में आफ्टर इंसॉल्वेंट,
या तो कोई पार्टनर सॉल्वेंट नहीं बच रहे हैं, तो ये दो केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन होते हैं, बाकी किसी भी केस में ऑप्शनल डिसोल्यूशन होते हैं। क्लियर है? तो ये समझने वाली बात है, यहां तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी में हम लोग इंसॉल्वेंसी में ही एक रूल पढ़ते हैं, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल पढ़ते हैं, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। गार्नर, मर्रे और विलियम्स ये तीन पार्टनर्स हुआ करते थे। तो मैं इसकी कहानी बताऊंगा बाद में, जब मैं ये टॉपिक को कराऊंगा तब मैं बताऊंगा ये चीज कि क्या मैटर था इसमें। जैसे मान लेते हो ए बी सी है, तीन पार्टनर है, एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट कर रहा है तो ए और बी सॉल्वेंट है, तो जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उस व्यक्ति का जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी कौन बियर करेगा? ए और बी करेगा, क्योंकि सी तो इंसॉल्वेंट हो गया, वो तो लायबिलिटी पेमेंट करने से उसको छूट मिल गया कि वो तो भैया पेमेंट नहीं करेगा, तो पेमेंट कौन करेगा? ए और बी करेगा। तो किस रेशियो में करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेगा, कैपिटल रेशियो में करेगा, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में करेगा। उसी चीज के बारे में चर्चा किया है गार्नर वर्सेस मर्रे ने, ठीक है, इस रूल में। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा, ये डिस्कस करने वाली बात है। अच्छा, लास्ट है आपका बाय सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म into joint stock company, joint stock company, है ना? हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं पार्टनरशिप में। किस केस में? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में हम इसको क्या कर रहे हैं? सेल कर दे रहे हैं। मतलब हमारे पास जो पहले से था ये था फॉर्म, ये क्या था? फॉर्म, जो कि रेगुलेट होता था the partners, the Indian Partnership Act, the Indian Partnership Act 1932 के आधार पर। अब इसको क्या किया गया? ये कन्वर्ट कर दिया गया, इसको कन्वर्ट किया गया कंपनी के फॉर्म में। मैं मान लेता हूं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि रेगुलेट होता है द कंपनीज एक्ट, द इंडियन कंपनीज एक्ट बोलता है इसको, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो है एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, एक कंपनीज एक्ट 2013 है। तो ये 2013 में रेगुलेशंस होता है और ये जो है आपका 1993 पार्टनरशिप एक्ट में रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले इसको तो बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना मतलब क्या होगा? इसको बंद करना, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर नया कंपनी क्रिएट करना। तो ये चीजें हैं आपका किस चीज का? ये चीज है आपका पार्टनरशिप, यदि हम डिसॉल्व कर रहे हैं किस आधार पे? कन्वर्जन के बेस पे। ठीक है, तो चलिए यहां तक इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीन ये करके, स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर साथ में लिखते गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, तो आप जो है अगर क्लास आपको बहुत बढ़िया लग रहा है तो आप जो है क्लास को कंटिन्यू ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट कम से कम ये चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका समस्या जो है, क्वेश्चन जो है, प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में मैं आगे इसी टॉपिक को चर्चा करते हुए मैं आगे डिस्कस करूंगा म्यूचुअल कंसेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना? मैं इस टॉपिक को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पे फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं? फॉर्म को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि म्यूचुअल कंसेंट तो मैंने समझा दिया। पहला केस है हाउ टू डिसॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म। पहला ही क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को
हम कैसे डिसॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि कोई भी फॉर्म है तो उस फॉर्म को डिसॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है और कैसे हम, जैसे एक बात बता रहा हूं मैं, इसको बाद में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, मैं पहले एग्जांपल से दे रहा हूं। यदि ये घर है ना, ये घर को आपको अगर तोड़ना है तो सबसे पहले तोड़ करके बिल्डिंग बनानी है, या फिर तोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस घर में जितने भी सामान हैं वो सामान को सबको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। बाहर निकालने के बाद क्या है कि कुछ सामान आपने उधार में खरीदा होगा, कुछ सामान कोई दोस्त के पास से लिया होगा, कोई सामान किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी रहा होगा। तो अगर आपने उधार में लिया है तो सभी सामान को बाहर निकाल करके सबको क्या करेंगे, बेचेंगे। क्योंकि आप जैसे मान लेते हो आप ये बोकारो में था, आप बोकारो से जो है शिफ्ट हो रहे हैं मान लेते हो पटना, है ना। तो पटना जा रहे हैं तो आपको घर का सारा प्रॉपर्टी को बेच करके जाना, परमानेंट आप शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे। अब ये मत बोल देना ना कि सर आप बोकारो में घर तो रख ही सकते हो ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एसेट्स को, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज था सबको एक जगह इकट्ठा बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के देखेंगे, वैल्यूएशन लगाएंगे कि कौन सा एसेट्स किस रेट का है, कौन क्या क्या ले जाएगा। तो आप सारे एसेट्स को बेचोगे, है ना। बेचने के बाद जो पैसे आएंगे वो पैसे से जो इसको खाली करने में जो सबसे पहले जो मजदूर आएगा उसको पेमेंट करोगे। उसके बाद जो क्रेडिटर्स होंगे मैं उसका पेमेंट करूंगा, जो लायबिलिटीज होगा मैं उसका पेमेंट करूंगा। यदि कोई पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो मैं उसका पेमेंट करूंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, जो पैसा बच जाएगा उसको मैं क्या करूंगा, जो पार्टनर्स है वो अपना घर लेकर के चले जाएंगे और बाद में जो है, बाद में ये घर को क्या कर दिया जाएगा, जेसीबी से तोड़ दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है घर का। ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट घर में सामान उमान है और सीधे डोजर बुलडोजर ला करके आप चला दिए, ठीक ना, और आपने काम कर लिया। तो ये काम नहीं होता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है ताकि आपका सामान बचा रहे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिसॉल्व आवर पार्टनरशिप फॉर्म, हम पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, कॉमन लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। जो रेस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे जितने भी एसेट्स एट देयर बुक वैल्यू। किस वैल्यू में बताना, बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू कहने का मतलब होता है बैलेंस शीट का बुक वैल्यू, ठीक है। मैं थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि क्या है ना कि आपको जब इंटरव्यू कहीं देने जाते हो ना तो वहां पे प्रैक्टिकल नहीं पूछता है, वहां पे थ्योरी ही पूछता है। तो मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी जो है थोड़ा सा पढ़ाना पसंद करता हूं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे सबसे पहले मिलेगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यदि मिला तो ये कैश अकाउंट में जाएगा। यदि मान लेते हो इसके जगह में कैश एट बैंक, और ये कहां से, बैलेंस शीट से लिया जाएगा। ये कहां से लिया जाएगा बताना, फ्रॉम बैलेंस शीट, क्योंकि बुक्स कहने का मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट से हुआ, है ना। बैलेंस शीट, फ्रॉम बैलेंस शीट, ये सारा इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट का है। कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस लिखा रहेगा तो आप इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों एक जैसा इक्विवेलेंट है दोनों, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, आपका लायबिलिटी साइड में थोड़ा रिमाइंड करते जाओ कि लायबिलिटी साइड में कौन कौन से आइटम्स मिलते हैं, कौन कौन से आइटम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल दिखाई देगा, है ना, कॉमा जनरल रिजर्व दिखाई देगा, जनरल रिजर्व दिखाई देगा, कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, है ना। अच्छा, और क्या मिलेगा, और भी यदि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, तो ये लायबिलिटी साइड। अच्छा, एसेट साइड में क्या जाएगा, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस,
जो डेबिट बैलेंस कहलाता है, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड या किसी भी प्रकार का अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, ये सारे फिगर, ये जितने 3 आइटम 4 आइटम दिखाई दिए, ये सभी ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे बेटा ट्रांसफर होगा बताना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसके बाद पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन बोलो या फिर इंटरनल लोन बोलो, एक ही चीज है, दोनों एक ही बातें होती है। इंटरनल लोन, इंटरनल लोन है ना, ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये कहां पे ट्रांसफर होगा बताना? ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे पार्टनर्स लोन अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है? अच्छा, इसके आगे सर बताओ क्या है? इसके आगे हो सकता है आपके पास पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर्स लोन हो गया, जनरल रिजर्व कैश एंड बैंक हो गया, और कुछ नहीं। बाकी जो है अदर, जितने भी अदर एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज, है ना, अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज। कौन से लायबिलिटीज? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कौन से लायबिलिटीज को? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। ठीक है, हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, मिसेस पार्टनर्स लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब इंक्लूडिंग स्पेसिफिक, इंक्लूडिंग प्रोविजंस के साथ। ठीक है, जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, जो भी एसेट्स के अगेंस्ट में या लायबिलिटीज के अगेंस्ट में जो प्रोविजंस बना रखा है आपने, वो सारे के सारे ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर किए जाते हैं बताना? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हमने यहां पे देखा, पहला तो जो नेसेसरी लेजर्स है वो क्या क्या है? कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स लोन अकाउंट है। ठीक है, यदि पार्टनर लोन का अमाउंट नहीं होगा, फिगर नहीं होगा, तो पार्टनर लोन अकाउंट नहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, अच्छा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, रियलाइज ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, एंड पे ऑफ लायबिलिटीज। जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स को रियलाइज करना है, मतलब बेचना है, पैसे कम लेना है, और लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो जब एसेट्स रियलाइज होगा, इसमें दो नेचर है, व्हेन एसेट्स विल रियलाइज। जब एसेट्स को जब आपको रियलाइज करना होगा तो जर्नल एंट्री पास करोगे, कैश और बैंक अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि हमने ट्रांसफर किया था इसको ऑलरेडी पहले से रियलाइजेशन। ये एग्रीड वैल्यू में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखा है तो फिर जो बुक वैल्यू है मैं उस पर ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, अच्छा, बिंग एसेट्स में रियलाइज, नरेशन में लिख सकते हैं आप इसको, बिंग एसेट्स में रियलाइज। ठीक है, क्लियर? कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नोट ये हो सकता है कि कुछ एसेट्स को जो है वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। नोट, व्हेन सम एसेट्स विल टेक ओवर बाय पार्टनर्स। जब कोई एसेट्स को पार्टनर ले लेता है तब जर्नल एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन।
ये मतलब कैश और बैंक की जगह हम क्या वर्ड यूज कर देंगे बताना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज कर। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? चलो तो अब देखो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, व्हेन, जब आपका व्हेन लायबिलिटीज वर पेड ऑफ, लायबिलिटीज को क्या करोगे, पेड ऑफ कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात है नहीं, है ना? तो एंट्री हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। तो क्या चीज बताना, कैश और बैंक अकाउंट। नरेशन लिख लेना, बीइंग लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ, है ना, या बीइंग पेमेंट ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, है ना, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का हमने क्या किया, अच्छा इसमें भी नोट जाएगा। नोट क्या जाएगा बेटा बताना, इफ पार्टनर्स विल टेक ओवर लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगा तो एंट्री पास करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, ये पास करेगा। तो यहां तक आपको, हमको लगता है समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो पार्टनर्स नरेशन लिख लेना, पार्टनर्स विल टेक ओवर लायबिलिटीज, है ना। अच्छा इसमें कुछ नोट्स है, समझ लो नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। कभी कभी क्या होता है ना, लायबिलिटीज का वैल्यू दे रखा है, एसेट्स का भी वैल्यू दे रखा है, दोनों वैल्यू दे रखा है। अब हम कितना एसेट्स को कितना में बेच रहे हैं, या लायबिलिटीज को हम कितना में पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटीज को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये फिगर मेंशन नहीं है। तो उस केस में याद रखना, जो बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, ठीक है। Sometimes the realized value of assets and payment value of liabilities are missing, ये नहीं दिया, तो then we consider at book value। तो हम क्या कंसीडर करेंगे बताना, बुक वैल्यू पे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखा है, या फिर पार्टनर्स कितने में लिया ये भी नहीं, बस लिख रखा है कि स्टॉक आर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स बी, है ना। तो किस वैल्यू पे, तो बुक वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ये सारा चीज जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लास्ट है, तीसरा है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का जो है हम पेमेंट करेंगे, है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हो रखा है, डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये स्टेप नंबर हो गया आपका 3, सॉरी ये स्टेप नंबर हो गया 3, स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप है आपका एसेट्स और लायबिलिटीज को रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करने का, दूसरा है एसेट्स और लायबिलिटीज को पेमेंट करने का, तीसरा है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करने का। तो इसके लिए सीधा एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू बैंक या कैश अकाउंट, है ना। अगर बैंक का बैलेंस है आपके बैलेंस शीट में तो बैंक लिखेंगे, कैश का है तो कैश। अच्छा सम टाइम ये भी हो सकता है कि
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया कि भैया चलो ठीक है मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं दे दूंगा, तो उस केस में यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा एक नोट मैं और बता दूं, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन दे देता है क्वेश्चन में। पार्टनरशिप फॉर्म ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, जैसे मान लेते हो राम को अपॉइंट किया कि फॉर्म को तुम डिसॉल्व कर दो, जिसके लिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फॉर्म ने राम को 1000 दिया। राम ने क्या किया, खर्चा 600 किया, ठीक है, तो लिखेगा कि एक्चुअल पेमेंट मेड बाय फॉर्म फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू राम इज ₹1000 बट एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹400 या 600। तो क्या 600 आप लिखेंगे? नहीं, आप 600 नहीं लिखेंगे, आप 1000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जितना भी लेजर्स आप बनाएंगे या जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं वो किसके बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, वो आप पार्टनरशिप के बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, ना कि आप राम के अकाउंट्स बना रहे हैं। राम का अकाउंट्स नहीं, क्योंकि पार्टनर्स को तो खर्चा हो गया ना 1000 का, अब राम उसमें 400 में फॉर्म को बंद करे या फिर जितना में बंद करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहां तक यदि समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे जो है एक लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4। हमने सारे असेट्स का ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया, एक्सपेंसेस भी हमारा पेमेंट हो गया। अब जब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जो भी पैसा है जो हम डिसॉल्व, अब हम क्लोज करेंगे बुक्स, है ना। अब हम 1 बाय 1 करके जितने भी खाते खुल रखे हैं मैं उसको क्या करूंगा, बंद करने का काम करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले बंद करेंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, वाइंडिंग अप ऑफ द अकाउंट, वाइंडिंग अप द अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम बंद करना है, वाइंडिंग अप करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट में हम बंद करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले हम किसको बंद करेंगे, पार्टनर्स लोन को, जो इंटरनल लोन है हम उसको बंद करेंगे। और इंटरनल लोन में बेटा एक चीज मैं बता दूं, यदि कोई बैलेंस बचा है, बैलेंस इफ यदि कुछ बचा है तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा है आपका सेकेंड लेजर हम बंद करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में दो केस होगा। पहला केस होगा क्रेडिट एक्सेस ओवर डेबिट, दैट इज प्रॉफिट। क्रेडिट जो है वो एक्सेस कर जाए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इसी को, ठीक है। दूसरा केस होगा डेबिट एक्सेस ओवर क्रेडिट, लॉस, दैट इज लॉस ऑफ रियलाइजेशन। तो आइदर आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये इट शुड बी transferred into partners capital account, into partners, ठीक है, into partners in profit sharing ratio। किस रेशियो में बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में बांट दिया जाएगा। एक चीज समझने वाली बात है, यहां पे नोट में मैं डाल देता हूं, इफ PSR आर नॉट गिवन, अगर PSR जो है वो नहीं दे रखा है, नॉट गिवन, तो देन इस केस में इक्वल रेशियो, तो देन एज्यूम एज अ इक्वल रेशियो। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे बताना, इक्वल रेशियो में हम इसको बांट देंगे, ठीक है।
तीसरा केस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये बोलूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो केस है, या तो सरप्लस होगा, पैसा एक्सेस होगा, या तो डेफिसिट करेगा। तो डेफिसिट करेगा तो जो पार्टनर्स डेफिसिट कर रहा है वो ब्रिंग करेगा घर से, ब्रिंग फ्रॉम हिज और हर पर्सनल प्रॉपर्टी, हिज और हर प्रॉपर्टी, वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से लेकर के आएगा पैसा, है ना, कैश के रूप में, ठीक है। और यदि सरप्लस करेगा तो टेकन करेगा, पैसा को ले जाएगा। मतलब यदि सरप्लस कब करेगा, जब आपका पैसा जो है वो क्रेडिट एक्सेस कर जाए डेबिट से, तो सरप्लस होगा, है ना। तो सरप्लस होगा कहने का मतलब क्या, पार्टनर पैसा लेकर के जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, है ना, ये होगा इनपुट। और डेफिसिट होगा तब क्या, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, बस ये कहानी बनता है पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है। लास्ट है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लास्ट में बंद होगा या फिर बैंक अकाउंट, इसी को बोलते हैं, है ना, कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक ही खुला होगा, दोनों नहीं खुला होगा। इसमें नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं बचता है, नो बैलेंसेस, ये आपका टैली कर जाएगा। मतलब आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर कैश बैलेंस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया, कहीं कोई बैलेंस नहीं बचा, तब जाकर के आपने पार्टनरशिप सही तरीके से बनाया। इज इट क्लियर। तो आज के लिए आप सभी को थैंक यू। आज के लिए बस यहीं तक, बाकी बातें जो हैं मैं कल के क्लास में करूंगा आपके साथ। ओके, थैंक यू।